नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान दिवस के मौके पर 27 अप्रैल 2015 को राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली यही तो सदन को आश्वस्त कर रहे थे कि राज्यों में अनुच्छेद 356 के बेजा इस्तेमाल की आशंकाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। 3 महीने के भीतर वही अरुण जेटली ब्लॉग लिख रहे हैं कि क्यों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला संविधान सम्मत है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे उनके ब्लॉग में विनियोग बिल यानी एप्रोप्रिएशन बिल के फेल हो जाने को केंद्रीय तर्क बनाकर पेश किया गया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में विनियोग बिल के पास होने या ना होने को लेकर कई उदाहरण और तर्क पेश किए हैं। हम सिर्फ उन्हीं पंक्तियों को यहां पेश कर रहे हैं जो विनियोग बिल से संबंधित हैं, ताकि पता चले कि यह पास हुआ था या नहीं पास हुआ था, या इसके पास होने को लेकर वित्त मंत्री कितने आश्वस्त हैं। हिंदी में उनके ब्लॉग का शीर्षक है बजट बिना एक राज्य। कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्यों ने विधानसभा में ये लिख रहे हैं कि विधानसभा में विनियोग विधेयक के विरुद्ध मत देने का फैसला किया। 18 मार्च 2016 को 35 सदस्यों ने विनियोग विधेयक के विरुद्ध तथा 32 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। विधानसभा की लिखित कार्यवाही से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद विनियोग विधेयक मतदान के बगैर पारित होने का दावा किया जा रहा है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विनियोग विधेयक वास्तव में मत विभाजन में गिर गया था। 1 अप्रैल 2016 से व्यय की मंजूरी देने वाले विनियोग विधेयक को मंजूरी नहीं मिली थी। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ था तो 18 मार्च के बाद सरकार का सत्ता में बने रहना असंवैधानिक है। कानून पर वित्त मंत्री की पकड़ की साख ना होती तो ऐसे मसलों पर वाकई कानून मंत्री ब्लॉग लिख रहे होते, जिनका नाम सदानंद गौड़ा है। खैर, वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक के बारे में लिखा है, क्या उनसे सवाल की गुंजाइश पैदा होती है? जैसे वित्त मंत्री कहते हैं कि विनियोग विधेयक मत विभाजन में गिर गया था, तो क्या सदन में मत विभाजन हुआ था? आरोप तो यह है कि स्पीकर ने मत विभाजन की अनुमति नहीं दी थी। आरोप यह भी है कि स्पीकर ने ध्वनि मत से विनियोग विधेयक पास होने का ऐलान कर दिया। विनियोग विधेयक के पास या फेल होने के साथ साथ मामला जरा टेक्निकल और हम इसी पे बहस करेंगे। मत विभाजन के नियम और स्पीकर के अधिकार को भी समझना होगा। क्या स्पीकर बाध्य है कि वो मत विभाजन की मांग को स्वीकार ही करेगा, या बाध्य है तो स्पीकर मना कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के क्या प्रावधान है? मुझे हैरानी हुई कि वित्त मंत्री ने अपने ब्लॉग में स्पीकर के अधिकार पे कहीं से बहुत ज्यादा चोट नहीं किया है अपने प्रावधानों के तहत। स्पीकर ने खैर ध्वनि मत से जो विधेयक पास किया है, क्या उसे चुनौती दी जा सकती है? राज्यपाल ने खारिज कर दिया, एक खबर यह है। तो यहां क्या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो स्पीकर के फैसले को पलट दे? मेरे पास सारे जवाब नहीं है, मगर वित्त मंत्री के ब्लॉग से कई सवालों को लेकर जिज्ञासा हो रही है। वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक के बारे में अपने ब्लॉग में लिखा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की तारीख तक ना तो मुख्यमंत्री ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने विनियोग विधेयक के प्रमाणिक प्रति राज्यपाल के पास भेजी है। इसके कोई प्रमाण नहीं है। आज ही वो विधेयक ब्लॉग लिख रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि विनियोग विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 18 मार्च को कथित रूप से ध्वनि मत से विनियोग विधेयक पास कराने के बाद स्पीकर या मुख्यमंत्री ने उसे राज्यपाल के पास भेजा था? क्या स्पीकर या मुख्यमंत्री ये तथ्य पेश कर सकते हैं कि भेजा था? वित्त मंत्री तो लिखते हैं कि नहीं भेजा था और आज तक नहीं भेजा है। लेकिन जिस विनियोग विधेयक को लेकर सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बारे में राज्यपाल ने जानकारी क्यों नहीं मांगी, या मांगी तो नहीं दी गई? क्या सारा फैसला विनियोग विधेयक की प्रमाणिक प्रति देखे बिना ही ले लिया गया, या फैसला यूं हुआ कि विधेयक की प्रमाणिक प्रति भेजी ही नहीं गई? दैनिक उत्तराखंड, हिंदुस्तान, अमर उजाला ने, वहां के स्थानीय अखबारों ने इस सवाल को लेकर खबर छापी थी कि सस्पेंस बरकरार है। अलग अलग खबरों के मुताबिक 18 मार्च को पास किया गया विनियोग विधेयक स्पीकर ने तुरंत राज्यपाल को भेज दिया था। वित्त मंत्री कहते हैं कि आज तक विधेयक की प्रमाणिक प्रति नहीं भेजी गई है। हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा के सूत्रों के अनुसार आज यानी 28 मार्च को राजभवन में इसकी प्रमाणिक प्रति भेजी गई है। चूंकि यह जानकारी सूत्र आधारित है, इसलिए हम इस पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन अगर यह जानकारी सही है तो विनियोग विधेयक की प्रमाणिक प्रति अभी कैसे भेजी गई? किसी ने मांगा या स्पीकर को अभी इसका ख्याल आया? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब पत्रकारों ने पूछा इस बारे में, तो उन्होंने ये जवाब दिया है। विधेयक के विषय में सदन के अधिकारों की बात करते हैं और स्पीकर कैसे संचालित करेंगे, उन बातों को उनका उदाहरण देते हैं।
हमने अपने विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया संचालन की नियमावली है उसका भी उनको रेलिवेंट सेक्शंस को कोट किया और हमने सदर एंड कॉल आदि को कोट करते हुए ये कहा कि इस विषय में जो विधानसभा अध्यक्ष का विनिश्चय है वो पूरी तरीके से तथ्यसंगत है, संविधान सम्मत है और हमारी प्रक्रिया नियमावली के संगत है और इसलिए जो विनियोग विधेयक है उसको कृपा करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें। वित्त मंत्री अपने ब्लॉग में विनियोग विधेयक के बारे में आगे लिखते हैं कि विनियोग विधेयक पर कथित चर्चा और उसके पारित होने संबंधी सभी तथ्य साफ तौर पर इसके पारित ना होने की ओर इशारा करते हैं या पक्के तौर पर यह पास नहीं हुआ, यह हमें स्पष्ट नहीं है या वो साफ साफ कह रहे हैं। फिर वित्त मंत्री अगले पैराग्राफ में क्यों लिखते हैं कि विनियोग विधेयक के बारे में गंभीर आशंका है। विनियोग विधेयक पारित ना होने पर सरकार को 18 मार्च को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मत विभाजन हुआ या नहीं हुआ तो मत विभाजन में कैसे यह विधेयक गिर गया। विधेयक की प्रमाणित प्रति राज्यपाल को भेजी गई या नहीं भेजी गई। स्पीकर ने विधेयक को प्रमाणित किया या नहीं किया। या तो विनियोग विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहां एक तीसरी स्थिति उभर रही है कि गंभीर आशंका है कि पास हुआ। जेटली जी ने लिखा है कि हर बात के प्रमाण के तौर पर उनके पास दस्तावेज मौजूद हैं, होंगे ही। वे आगे लिखते हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात सही माने कि बागी विधायकों ने विनियोग विधेयक के पक्ष में मतदान किया इसलिए यह पारित हुआ है, तब बागी विधेयकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। स्पीकर और कांग्रेस ने कहा कि 9 सदस्य विरोधी दल के साथ राजभवन मत विभाजन की मांग करने गए थे, इसलिए उनके वकीलों को बुलाकर दलील सुनने के बाद दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया। पत्रकारों ने जब स्पीकर से पूछा कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्यों अयोग्य करार दिया गया, पहले क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति शासन लगने की लिखित सूचना नहीं है। यह राजनीति है यहाँ। यानी सदस्यता रद्द करने का सवाल एक सवाल है और विनियोग विधेयक दूसरा सवाल है। यहां सवाल है कि जब 35 सदस्य कह रहे हैं कि वे सरकार के साथ नहीं हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो स्पीकर ने ध्वनि मत से पास होने का ऐलान कैसे कर दिया। स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर सदस्यों को लगता है कि सरकार अल्पमत में है तो उन्हें सदन में बहुमत साबित करने की मांग क्यों नहीं की। यह बात भी ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब वित्त विधेयक सदन में गिर जाता है तो वो भी एक किस्म का अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हमने एमएन कॉल और एसएल शक्धर की किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट किताब में जाकर देखा कि मत विभाजन को लेकर स्पीकर के क्या अधिकार हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो इस अधिकार लोकसभा के स्पीकर के होते हैं वही अधिकार हूबहू राज्यों के स्पीकर के भी होते हैं। तो हमें यह जानकारी मिली। पहले पेज नंबर 974 पर मत विभाजन की स्थिति में स्पीकर के अधिकार दिए गए हैं। 974 पर मत विभाजन की अनुमति नहीं देने के बारे में स्पीकर के विषय का जो विशेषाधिकार है उसमें कहा गया है कि वॉइस वोट पर स्पीकर के फैसले को बिना चुनौती दिए कोई सदस्य चाहे तो स्पीकर को अपना नाम रिकॉर्ड करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यानी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। स्पीकर चाहे तो अनुरोध को स्वीकार कर सकता है अगर उसे लगे तो मामला महत्वपूर्ण है और हाउस में इसके पक्ष में आम राय है। पेज 118 में कहा गया है कि सदन के अंदर स्पीकर का अधिकार सर्वोच्च है और यह अधिकार उसकी पूर्ण निष्पक्षता के आधार पर उसे हासिल होता है। पेज 123 का सेकंड पैरा कहता है कि मंत्रालयों के सवाल पर स्पीकर को कई अधिकार हासिल हैं। हालांकि सवालों को स्वीकार करने को लेकर नियम बनाए गए हैं, लेकिन उसकी व्याख्या का अधिकार स्पीकर के पास होता है। एक सवाल राजभवन की भूमिका को लेकर भी है। राज्यपाल ने पहले 10 दिन का समय दिया कि सरकार सदन में बहुमत साबित करे। फिर राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी कि संवैधानिक संकट है। तो क्या राज्यपाल ने स्पीकर को सूचना दी कि अब ये बहुमत साबित करने का प्रस्ताव वापस लेते हैं, या राज्यपाल जब चाहे जिसे वो अपनी अपनी रिपोर्ट भेजते रह सकते हैं? जब विधेयक गिर गया था तब राज्यपाल ने सरकार को बहुमत साबित करने का मौका क्यों दिया, वो भी 10 दिन तक? स्टिंग ऑपरेशन की दलील दी जा रही है कि एक मुख्यमंत्री लेन देन की बात करते हुए दिख रहा है। इस लिहाज से तो राष्ट्रपति शासन बंगाल में पहले लागू हो जाना चाहिए था, जहां के कई नेता, मंत्री और सांसद पैसे लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में दिखते हैं। 15 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र में आम चुनाव हुए। उससे एक महीना पहले 28 सितंबर को कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट गया, तब वहां राष्ट्रपति शासन लगा था।
विपक्ष को आशंका हो रही है कि सहयोगी संघवाद का नारा देने वाली बीजेपी अब संघ की सरकारों को गिराने में और गिराकर अपनी सरकार बनाने के सहयोग में लगी है। बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक संकट है तो वो क्या करे। याद रखिएगा यह भी कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में कांग्रेस ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गई। वहां बीजेपी की सरकार है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। अमन सिन्हा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत भूषण हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो छोड़ दीजिए राजनीति, जो संवैधानिक दायरा हमें उसी पर बहस करनी है। स्पीकर का एक फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के फैसले को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने का एक बड़ा संवैधानिक संकट आता है। वो जब वो कह रहा है कि ध्वनि मत से ये विधेयक पास हो गया है, ठीक है, एक पक्ष, आपका पक्ष कहता है विवादित है, तो उस फैसले का चुनौती का जो दरवाजा है, मोहल्ला है, वो कहाँ है? कोर्ट है, राज्यपाल है या केंद्रीय मंत्रिमंडल है? नहीं, दोनों ही जगह हो सकता है। कोर्ट पहले में तो, कहाँ हो सकता है, मुझे ये जानना। कोर्ट में तो बिल्कुल हो सकता है। राज्यपाल के यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिए जा सकते हैं, पर राज्यपाल को क्या अधिकार है? अगर स्पीकर ने ये कह दिया कि वॉइस वोट से ये पास हो गया है, तो उसके पलटने का राज्यपाल को कोई लिखित अधिकार है? देखिए राज्यपाल जी जो हैं वो भी कस्टोडियन हैं स्टेट के, और वहां पे अगर कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है तो सब चीज उनके संज्ञान में लाया जा सकता है, उनको पूरा अधिकार है। इसीलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। पर स्पष्ट रूप से ये एविडेंट है, स्पष्ट है रवीश जी, कि 18 मार्च को जो हुआ वो असंवैधानिक था। उत्तराखंड विधानसभा में 35 से ज्यादा विधायकों ने लिख के दिया था कि उन्होंने इसके खिलाफ मत किया है। उसके बाद भी स्पीकर ने इसको गलत तरीके से अभी दल बदल की जितनी कहानियां हैं आप उसमें देखते होंगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि 35 नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कई बार होता है अमन जी कि दस्तखत 35 के होते हैं और वो कहीं और दस्तखत जमा करते हैं, सदन में कुछ और गड़बड़ हो जाता है कि उधर उधर वोट करते हैं, तो वो जो दस्तखत है 35 का वो अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट रूप से 18 मार्च को ही उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार है उसने सदन का कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी लूज कर दी थी। एप्रोप्रिएशन बिल, रवीश जी बस एक मिनट, एप्रोप्रिएशन बिल वर्ल्ड ओवर जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पे कहीं पे एप्रोप्रिएशन बिल किसी भी सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन गिर गया तो चला जाता है। 1 रुपया भी अगर सरकार खर्चा करती है तो उसी लीगल सैंक्शन और मैंडेट के जरिए करती है। इसमें कोई और कहीं पे भी अगर एप्रोप्रिएशन बिल गिरता है तो इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर या उस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, और हरीश रावत जी को उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैरी कर रही थी। आप मेरे सवाल का जवाब पूछिए ना, सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि स्पीकर ने कहा है कि वो वॉइस वोट से पास करते हैं। ये जो किताब है पार्लियामेंट वाली आपने देखी होगी, है ना, इसमें तो यही लिखा हुआ है कि स्पीकर के राइट को आप चैलेंज नहीं कर सकते वॉइस वोट के, अगर वो डिनाई कर देता है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं रवीश जी, मैं जानता हूं, आप लोग जानते हो वो अलग है, मैं पूछ रहा हूं, आपको बताता हूं, आप इसके संदर्भ में कोई तर्क पेश कीजिए तो फिर मैं प्रशांत जी के पास बताता हूं। क्या जो मैंने कहा लोकसभा या राज्यसभा में भी अगर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर एक व्यक्ति भी उठ के डिवीजन डिमांड करता है तो डिवीजन करना पड़ता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है अपनी टीवी स्क्रीन पे, इसमें नहीं लिखा हुआ जब लाइव टेलीकास्ट आता है, स्पीकर हैज टू सी दैट अ डिवीजन इज नॉट क्लेम्ड अननेसेसरीली। मतलब ये नहीं लिखा हुआ है, जहां पे कैटेगोरिकली मैं आपको दे सकता हूं 974 पेज, इसमें कहीं नहीं लिखा। मैं उसके विवाद में नहीं जा रहा, पर मैं आपको बात मैं जानता नहीं हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं, तो मैं दावा भी नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कॉल एंड शक्धर जो है, हमारी जो क्या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और प्रोसीजर है, जो हमारे नॉर्म्स कन्वेंशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, लोकसभा में अगर एक व्यक्ति भी, मैंने पहले भी कई बार देखा कि एक व्यक्ति भी अगर डिवीजन डिमांड करता है तो स्पीकर अलाउ करते हैं डिवीजन, और कई अलाउ करते हैं और अलाउ करने के लिए बाध्य हैं। नहीं अलाउ करेंगे तो वो डिवीजन मान्य, वो विधेयक पास नहीं होगा। क्या ये जो हमारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसके अनुसार, तो ये भी कन्वेंशन है, ये तो किसी की कमेंट्री है, एक व्यक्ति की कमेंट्री है, ये कोई कानून नहीं है। पर मैं इसीलिए मैं अपने पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे जा रहा हूं कि अगर डिवीजन डिमांड किया जाता है, और खास करके जब एपरेंट है कि ये एक सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की बात हो रही है वहां पे सदन में, तो स्पष्ट रूप से स्पीकर को डिवीजन अलाउ करना चाहिए। ये हमारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। सवाल चाहिए, एक सवाल का और है, ठीक है, वो इस पर जवाब देंगे स्पीकर के अधिकार पे। मैं अरुण जेटली का जो ब्लॉग पढ़ रहा था उसमें मुझे लगा कि वो सदन में विनियोग विधेयक पास होने को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक जगह वो कहते हैं कि स्पष्ट रूप से हमारे पास प्रमाण है कि वो पास ही नहीं हुआ, ठीक है।
एक जगह कहते हैं कि पास होने को लेकर गंभीर आशंका है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप लोग आश्वस्त हैं या नहीं है कि ये पास हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल और जो तथ्य, जो एविडेंस सामने रिकॉर्ड पे है, उससे स्पष्ट है कि अप्रोप्रिएशन बिल फिर के ये फेवर में 5 जगह नंबर नहीं अलग-अलग थे। बात क्यों कह It रहे हैं was या मैं गलत outvoted. समझ रहा हूं? मुझे It was बताइए। outvoted. It was outvoted. और उसके बाद भी स्पीकर ने जो ये आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्याख्या है, स्पीकर ने अंतिम मेरी व्याख्या हो सकती है, नहीं, मैं ये मानता कह रहा हूं हूं मेरी कि व्याख्या स्पीकर है, ने कहा पर है मैं कह कि रहा हूं मेरी जो व्याख्या है वो कुछ एविडेंस के मैं बेसिस ये पे जानना है। चाहता हूं कि स्पीकर का पक्ष होगा क्या इस पूरे रिकॉर्ड को तैयार करने में? क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि स्पीकर से भी कोई राय मांगी गई या राय मांगने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए रवीश जी, जिस तरह से स्पीकर पार्टीजन मैनर में काम कर रहे हैं, हाउस का कॉम्पोजिशन एक गवर्नरों का भी वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाल तरीके से है ना? चेंज गवर्नरों कर का रहे भी वही हाल है। हैं। और नहीं, गवर्नर का नहीं, देखिए गवर्नर की गवर्नरों का बात भी वही यहाँ पे नहीं है। स्पीकर जिस तरीके से रैम्पेंट हॉर्स ट्रेडिंग में वहां पे लोग इंडल्ज कर रहे हैं, सर, और आप उसके विधायकों बाद को, कांग्रेस वहां के ऑफिसेस विधायक को दिए आप जा रहे हवाई जहाज से हैं, क्यों करोड़ों जयपुर ले रुपए गए थे? की करोड़ों आप ये रुपए की बताइए, कौन सा सौगात ट्रेडिंग मुख्यमंत्री है? बोल रहे हैं कि दे देंगे। मुझे एक तो बताइए। जिस तरीके से नहीं, स्पीकर पार्टीजन, उसमें मुझे नहीं मैं आना। आपको नहीं एविडेंस भी दे रहा हूं इसका। देखिए उसमें आप सेक्शन, कांग्रेस के विधायक को, जिस कांग्रेस से नहीं, उससे सुनिए। को लेकर आप भारत को मुक्त करना चाहते हैं, आप सुन उसके लीजिए, आप विधायकों सुन को लीजिए। आप देखिए जहाज से लेके गए। 10th शेड्यूल में जो पिटिशंस फाइल हुई, राइट, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो कांग्रेस डिसिडेंट्स और एक बीजेपी का भी डिसिडेंट है, उसके लिए भी फाइल हुई पिटिशंस। और स्पीकर ने बस यूनिलैटरली जो कांग्रेस के डिसिडेंट्स थे उनकी एप्लीकेशन को इंटरटेन किया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जो बीजेपी का जो एक डिसिडेंट एमएलए था, परंपरा की बनेगा। उसको नहीं, परंपरा नहीं, ये तो कानून है। हाँ, जो अभी का बात बीजेपी का डिसिडेंट एमएलए था, उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन भी नहीं किया, ना अभी तक कोई उस पर नोटिस हुआ, ना कोई सुनवाई हुई। तो स्पष्ट रूप से स्पीकर का एक्शन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इस तरह से स्पीकर अगर हमारे सदन चलाने लगे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्पीकर सदन में बैठ के और किसी भी सरकार को बनाएगा और किसी को भी बिगाड़ देगा। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है, कांग्रेस के नेता तो नहीं थे ना जी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश वाला नहीं ना, आप अभी वो गलत एनोलॉजी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीकर जो है एक मत जो हार गई सरकार अप्रोप्रिएशन बिल, उसको सही कर रहे हैं। उसके बाद पार्टीजन मैनर में काम कर रहे हैं। और उसके बाद नहीं, उसके बाद जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो आपकी व्याख्या राजनीतिक व्याख्या है। व्याख्या नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है। देखिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैं ये ब्लॉक कांग्रेस के डिसिडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो और एक बीजेपी का डिसिडेंट था, उसकी पिटीशन को एंटरटेन भी नहीं किया। ब्लॉक पढ़ रहा हूं, मेरी उतनी क्षमता नहीं है कानून की। वो अगर एक ही लाइन लिखते कि मत विभाजन नहीं कराया गया, मांग नहीं मानी गई, वो कभी लिखते हैं मत विभाजन हुआ, मत विभाजन में गिर गया, कभी कहते हैं कि आशंका है, ये अलग है। ठीक है, अब समय नहीं है। अब जरा प्रशांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मत विभाजन होना चाहिए था, स्पीकर को अलाउ करना। इसमें लिखा हुआ है, आपको मैं दे सकता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने पढ़ा है मत विभाजन अलाउ नहीं किया, वो मैं गलत एक बात जानना चाहता हूं कि आपने 2 सवाल पे, विनियोग विधेयक के गिरने के सवाल पे कि स्पीकर ने अगर वॉइस वोट से वहां पर ये तय कर दिया तो उसकी चुनौती कहां दी जा सकती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या राज्यपाल पलट सकता है? एक अमन सिन्हा ने जो कहा, मेरे पास उसकी जानकारी ने ना ही क्षमता है कि अगर एक सदस्य भी मांग कर दे तो स्पीकर बाध्य है इस बात के लिए कि डिवीजन ऑफ वोट कराना ही पड़ेगा कन्वेंशन के हिसाब से। हालांकि ये भी जो व्याख्या मैं पढ़ रहा था एमएन कॉल वाला, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। आप क्या जानते हैं और क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है, स्पीकर बाध्य नहीं है डिवीजन कराने के लिए। स्पीकर के डिस्क्रेशन पर नॉर्मली होता है कि वो डिवीजन अलाउ करे कि ना करे। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस वोट होता है और उसमें डिवीजन मांगा जाए तो उसमें तो उसको डिवीजन अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली किसी भी मोशन के ऊपर, इंक्लूडिंग मनी बिल के ऊपर, डिवीजन अलाउ करना जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीकर ने जो किया वो सही किया। ऐसी सिचुएशन में स्पीकर को डिवीजन अलाउ कर देना चाहिए था। लेकिन अगर उसने गलत फैसला भी लिया या गलत ये घोषित कर दिया कि भाई ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, तो उसकी चुनौती कोर्ट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मापदंड मानेंगे कि भाई अगर स्पीकर कुछ गलती करता है
डिवीजन नहीं अलाउ करता या गलत अनाउंस कर देता है तो उसके आधार पर राज्यपाल अपना रिपोर्ट दे दे और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तब तो इस देश में रोज हर जगह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर कई बार गलती करते हैं। ठीक है। देखिए, अभी महाराष्ट्र में एक एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इस आधार पर कि भाई उसने भारत माता की जय नहीं बोला। अब ये भी गैर संवैधानिक है, किसी एमएलए को सस्पेंड कर देना इस आधार पर कि वो भारत माता की जय नहीं बोलता, ये गैर संवैधानिक है। ठीक है। अगर स्पीकर के या हाउस के हर गैर संवैधानिक फैसले या निर्णय पर अगर आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाने लगेंगे, तब तो इस देश में हर रोज एक सवाल है प्रशांत जी यहाँ पर, जो अमन सिन्हा ने भी कही और बीजेपी का भी मुख्य तर्क है कि 35 सदस्य बाहर आते हैं और बाहर आके कहते हैं कि हम इस सरकार के, आप शायद सुन नहीं सके, 35 सदस्य बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस एप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ हैं। वो राजभवन में भी जाते हैं और दोनों बीजेपी के कांग्रेस दोनों मिलके वो राज्य से बाहर भी जाते हैं, तो इसका मतलब वो साथ साथ हैं एक तरह से। लिखित में भी दिया और लिखित में भी वो दे रहे हैं, तो 3 जगह पर वो कह रहे हैं साथ में, उनमें से कोई उनके साथ नहीं है, इसका दावा रावत सरकार ने तो किया नहीं है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि स्पीकर ने भी एक बड़ी गलती की है, डिवीजन ऑफ वोट अलाउ ना करके, और एप्रोप्रिएशन बिल फेल हो गया उसको बचाने का? नहीं, ये कह सकते हैं कि स्पीकर ने गलती करी है, ऐसा लगता है कि स्पीकर ने गलती करी है और इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके भी गलती करी है, क्योंकि अभी तक डिस्क्वालीफाई आप तब कर सकते थे अगर उनको ये आप मान लेते कि इन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन अगर खिलाफ वोट दिया है तो शायद अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो सकता था। डिस्क्वालीफाई दूसरे आधार पर आप कर सकते हैं, अगर इन्होंने पार्टी छोड़ दी है या नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट करते हैं। अब सवाल यह है कि मान लीजिए ये 9 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिनको कायदे से डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। अगर उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ वोट किया तब भी डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस वोट में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तब भी डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। तब फिर क्या स्थिति उत्पन्न होगी? ठीक है। अगर रावत साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास फिर भी बहुमत है, अगर ये 9 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं और फिर भी अगर बहुमत है तो फिर फ्लोर पर वो टेस्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इस आधार पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने लगे तब तो फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब अमन सिन्हा जी से जवाब अरुणाचल प्रदेश में किया और यहाँ पर एक किया, उदाहरण उन्होंने, तो एंटी डिफेक्शन एक्ट का क्या मतलब है?